हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो आगे उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा था सबसे पहले कि एक बार को इरेशनल और रैशनल का रोल थोड़ा सा एलसीएम के लिए भी होता है। तो ये सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा नया सा पॉइंट लगेगा। तो जैसे आपको मालूम होता है कि पहले तो ये पुरानी सी चीज की, अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शंस भी हैं, तीन फ्रैक्शंस भी हैं, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इस तरीके से करके आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। उनका अगर एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, तो वो चीज़ एक बार को लिख लेते हैं अपन, रिवाइज करने जैसा ही है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, या फिर इस तरीके से और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, है ना। और उनका हमें फाइंड आउट करना है, मान लीजिए एलसीएम, ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या करते हैं, जो चीज फाइंड आउट करनी हो वो न्यूमरेटर का, मतलब यहां पे क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे न्यूमरेटर्स के। तो एलसीएम ऑफ ए सी ई, इन सब के न्यूमरेटर्स फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर एक हमने एलसीएम लिया है तो दूसरा हमें क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा। डिनोमिनेटर में हम क्या डाल देंगे फिर, एचसीएफ ऑफ बी डी एफ एंड दीज डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। चूंकि हमें एलसीएम निकालना था इसलिए न्यूमरेटर्स का एलसीएम होगा। और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ में क्या होता है, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इन सब का अगर आप एचसीएफ निकालने जाते हो तो इसका मतलब हुआ आपको एचसीएफ चाहिए तो न्यूमरेटर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना पड़ता है किसका, ए सी ई, इन सब का एचसीएफ। और एलसीएम किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, बी डी एफ, ठीक है ये चीज। तो ये आपका इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ ये सब हम फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शंस के लिए। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये चीजें तो खैर बहुत सारे लोगों को पता ही होंगी, अगर नहीं याद थी तो अब याद आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एलसीएम दो नंबर्स मतलब इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स का एलसीएम कब एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे कि ऐसा तो कोई बात सुनी नहीं थी, एलसीएम शायद सभी चीजों का एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। 2 और √3 का अगर तुम्हें एलसीएम निकालने को बोल दिया जाए तो तुम बोल दोगे कि इट शुड बी 2√3, है कि नहीं है, ऐसा कर देंगे हम। लेकिन ये बात आपकी गलत है। एलसीएम दो नंबर्स का कब एग्जिस्ट कर सकता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन है। क्यों है वो भी समझेंगे। एलसीएम कब एग्जिस्ट कर सकता है, एलसीएम दो नंबर्स का केवल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उन दो नंबर्स का रेशियो, ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो, वो नंबर्स कैसे भी हो, इंटीजर्स हो, डेसिमल्स हो, फ्रैक्शंस हो, रैशनल्स हो, इररेशनल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका रेशियो कैसा होना चाहिए, उनका रेशियो रैशनल होना चाहिए। भाई दो इरेशनल नंबर्स का भी रेशियो रैशनल हो सकता है ना, ठीक है। अभी हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में कि दो रैशनल नंबर्स हैं, दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनको हमने प्रोडक्ट कर दिया या डिवीजन कर दिया आपस में, तो हमें हो सकता है कि रैशनल क्वांटिटी मिले। तो सेम वही कंसेप्ट यहां पे हम कह रहे हैं कि दो नंबर्स कैसे भी हों, ठीक है, उनका एलसीएम कब डिफाइंड होगा, उनका एलसीएम तब डिफाइंड होगा जब उन दोनों का रेशियो रैशनल हो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी हो सकते हैं, कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड if their ratio is rational, ठीक है। नंबर्स ए और बी को रैशनल नहीं होना है, उनके रेशियो को रैशनल होना है, ठीक है। ए बाई बी या फिर बी बाई ए, दिस शुड बी रैशनल, ठीक है। ऑब्वियसली ए बाई बी अगर रैशनल होगा तो उसका रेसिप्रोकल बी बाई ए भी रैशनल होगा ही होगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड इफ देयर रेशियो इज रैशनल, ठीक है। हाँ, एक केस में कब रेसिप्रोकल रैशनल नहीं होगा, मतलब अगर आप जीरो करते हो तो जीरो का रेसिप्रोकल का कोई सेंस नहीं बनता है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी की हमने बात करी। अब एग्जांपल, इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि अगर आप 3 और पाई, मान लो एलसीएम लेना चाहो 3 और पाई का, तो इट इज नॉट इक्वल टू 3 पाई।
अगर हम इसको 3 पाई बोल देंगे तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 और पाई का रेशियो कैसा आएगा, सोचो, पाई बाई 3 है ना, 3 और पाई का रेशियो पाई बाई 3, चाहे 3 बाई पाई जो भी चाहो, कैसा आएगा वो, इर्रेशनल होगा। भाई एक रैशनल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाई सम इर्रेशनल क्वांटिटी है, ऑब्वियसली रिजल्ट कैसा मिलेगा मुझे, इर्रेशनल मिलेगा। तो यहां पे आपके पास क्या कंडीशन आ गई कि यहां पे हम एलसीएम के बारे में बोलेंगे कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज नॉट डिफाइंड, एलसीएम यहां पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। एलसीएम अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए √2 और √3 का, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दोनों का रेशियो कैसा हो गया आपका, दोनों का रेशियो आपका इर्रेशनल आएगा, √3/√2, एक इर्रेशनल क्वांटिटी हुई, और इसलिए ये भी आपका डज नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे मान लो अगर मैं √2 और 2√2 की बात करूं, तो ये डिफाइंड है, क्योंकि अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हो आप, तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा या 1/2, है ना। तो अगर एलसीएम आप मतलब जो दो नंबर्स थे उनका रेशियो तुम्हारा रैशनल आ गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एलसीएम तो एग्जिस्ट करेगा। दो नंबर्स का रेशियो अगर तुम्हारा रैशनल आ गया तो ये पक्का है कि वहां एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। और कितना होगा वो एलसीएम, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हो। ये जो इर्रेशनल वाला पार्ट है इसको भूल जाओ, कैसे करना है हमें, ये जो इर्रेशनल वाला पार्ट है उसको भूल जाओ और बाकी को प्रोसेस कर लो। मतलब एक √2 लिखा हुआ है तो इसको मैं √2 हटाऊंगा तो 1 कंसीडर कर सकता हूं ना, ये इट इज काइंड ऑफ 1√2 एंड दिस वन इज 2√2। तो √2 को भूल जाओ जिसकी वजह से इर्रेशनैलिटी क्रिएट हो रही थी। पहले तुमने ये डिसाइड कर लिया कि इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो हमारा आंसर क्या लिखना है, तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि जिसकी वजह से इर्रेशनैलिटी क्रिएट हो रही थी उसको भूल गए हम, √2 को भूल गए। बाकी यहाँ पे 1 और 2 है, 1 और 2 का एलसीएम लिख दो 2, और फिर जिसकी वजह से इर्रेशनैलिटी आ रही थी उसको एज इट इज तुमने लगा दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है एलसीएम निकालना है आपको कि मैं कहता हूं 9 पाई और 12 पाई, इन दोनों का, तो अब इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो 9/12 रैशनल क्वांटिटी है। अब तुम्हें आंसर क्या लिखना होगा, एलसीएम डिफाइंड हो गया, रैशनल आने की वजह से हमने ये कह दिया कि भाई एलसीएम आपका डिफाइंड होगा, तो इसका डिफाइंड एलसीएम आएगा कितना, तो हमें क्या करना है, जिसकी वजह से इसमें इर्रेशनल टर्म्स जो थे उसको भूल जाओ, पाई को भूल गए। 9 और 12 का आपने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। तो 9 और 12 का एलसीएम आपने लिख लिया 36, और ये जिसकी वजह से इर्रेशनैलिटी क्रिएट हो रही थी उसको जस्ट आगे लगा दो 36 पाई, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या पता चला कि एलसीएम निकालने के लिए पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एलसीएम एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा, जब उनका रेशियो कैसा हो, नंबर्स का रैशनल हो। अगर दोनों का रेशियो रैशनल नहीं है तो फिर एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा केस आता है आपको तो क्या करना है, जिसकी वजह से इर्रेशनैलिटी क्रिएट हो रही थी उसको हटा देना है, उसको छोड़ करके बाकी नंबर्स का आप एलसीएम लिख दो, और जो इर्रेशनल टर्म क्रिएट करने वाली चीज थी जैसे यहाँ पाई या फिर यहाँ पे √2 उसको एज इट इज आगे रख दो, ठीक है। अब यहीं पे अगर ये होता 9 पाई और 12 पाई स्क्वायर, तो ये नहीं कि इसको हमने लिख दिया 36 और पाई स्क्वायर से लिख दिया हमने पाई स्क्वायर, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हम पहले देखें तो सही कि इसका रेशियो रैशनल है या नहीं। एलसीएम निकालने की बात तो तब है ना जब वो एग्जिस्ट करे, लेकिन इसका रेशियो अगर हम देखें तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, देखो 12 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 पाई, 4/3 पाई आ रहा है, जो कि कैसी क्वांटिटी है, 4/3 से कोई तकलीफ नहीं थी हमें, लेकिन पाई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, इर्रेशनल हो गई। तो अब ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि यहां पे एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एलसीएम वाली चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल रैशनैलिटी और इर्रेशनैलिटी का भी होता है कि एलसीएम कब एग्जिस्ट करेगा, जब आप दो ऐसे नंबर्स लेते हो जिनका रेशियो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। 2 से ज्यादा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है,
मान लो एलसीएम निकालना होता 9 पाई 12 पाई 15 पाई इसका, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर्स अगर मैं इसमें से उठाऊं तो रेशियो मुझे कैसा मिलेगा, उनका रैशनल मिलेगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, फिर से वही बात, जिसकी वजह से दिक्कत थी उसको हटा लो, पाई को अभी असाइड कर लो, 9 12 15 का आप एलसीएम निकाल लो। तो 9 12 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 9 12 और 15 का, तो आपके पास शायद 180 आएगा, हाँ 180, ठीक है। तो 180 आप एज इट इज रख दो और पाई बगल में लगा देना है, ठीक है। बस यहां पे अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि हमने ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि एलसीएम ऑफ 9 पाई 12 पाई और साथ में एक लगा दिया हमने 15 पाई स्क्वायर, तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब यहां पे इन दोनों का रेशियो तो रैशनल था लेकिन इन दोनों का रेशियो रैशनल नहीं था, या फिर इन दोनों का रेशियो रैशनल नहीं था। तो एलसीएम केवल तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक सारे जो भी इन्वॉल्व नंबर्स हैं उनका रेशियो कैसा है, रैशनल आए, ठीक है। तो यहां पे भी आंसर आपका क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसका अगर कुछ लोग कह सकते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन बहुत बेसिक सा है, बहुत सिंपल सा है कि एलसीएम हमारा क्या होता है, एक ऐसा टर्म जो कि अगर मैं कहूं कि ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो एक ऐसा टर्म होगा जो ए और बी दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल हो। बेसिकली बात यही होती है ना कि एक ऐसा टर्म जो कि ए का भी कोई इंटीग्रल मल्टीपल से आ जाए और बी के भी किसी इंटीग्रल मल्टीपल से आ जाए, ठीक है। बी को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्वांटिटी मिल जाए, और ए को भी किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्वांटिटी मिल जाए, यही होता है। तो मतलब जो आपका एलसीएम होगा, ठीक है, जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम आपका होगा, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज एलसीएम ए और बी का एल आ रहा है, तो एल कैसी चीज होगी, ए में किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से मिली होगी, नॉन जीरो इंटीजर को, और वही एल आपको बी में किसी नॉन जीरो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से मिला होगा। n1 और n2 आपके इंटीजर्स हैं। एलसीएम आपका ए और बी का जो था वो कैसे मिला होगा, ए को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, बी को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके। तो दिस विल सजेस्ट कि an1 इज इक्वल टू bn2, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ कि a बाई बी को मैं कह सकता हूं कि ये n2 बाई n1 होना चाहिए। a बाई बी आपका क्या होना चाहिए, n2 बाई n1 होना चाहिए। अब अगर कोई चीज n2 बाई n1 है, n2 भी इंटीजर है, n1 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बाई बी कैसी क्वांटिटी रही होगी, रैशनल रही होगी। भाई n1 इंटीजर है, n2 इंटीजर है, दोनों का रेशियो मतलब a बाई बी कैसी क्वांटिटी है, रैशनल होगी, ठीक है। इंटीजर बाय इंटीजर इज समथिंग रैशनल। तो जो एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन है, एलसीएम क्या कहता था कि एक ऐसा मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू जो ए और बी दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, यही ना। तो मतलब एल आपका a इंटू n1 से मिलेगा, एल आपका b इंटू n2 से भी मिलेगा। अब ये दोनों अगर बराबर है तो a बाई बी आपका n2 बाई n1 होगा, और इसका मतलब a बाई बी आपकी कोई रैशनल क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ये रैशनल होना चाहिए, इसीलिए हमने ये कहा कि एलसीएम केवल तभी डिफाइंड होगा जब a बाई बी, रेशियो का मतलब a बाई बी इज रैशनल, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ a एंड b इज डिफाइंड इफ देयर रेशियो इज रैशनल। और आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज भी हमने यहां पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। हो सकता है 9 12 15 की जगह यहां कुछ फ्रैक्शंस लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनका जैसे आपको एलसीएम निकालना है वैसे ही आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। और जो भी इर्रेशनैलिटी क्रिएट करने वाली चीज है वो जस्ट बाद में आपको लगा देनी है, ठीक है। तो अगर यहां पे कुछ और भी रहता, 9 बाई 5 12 बाई 5 और 15 बाई 7 ऐसा भी कुछ रहता, तो भी प्रोसेस आपका यही रहता कि पाई आपको बाद में लगा देना है, और जो भी है यहाँ 9 बाई 5 12 बाई 5 और 15 बाई 7 इनके आपको एलसीएम लिख लेने हैं, जैसे यहाँ पे आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब उसको भी एक बार को देख लीजिए आप, यहीं पे अपन कवर कर लेते हैं इस पोर्शन को भी। मान लीजिए आपसे एलसीएम निकालने को कहा जाए 9 बाई 5 पाई 12 बाई 12 बाई 7 पाई मान लीजिए, ठीक है, 12 बाई 7 पाई और
15 पाई बाई 10, ठीक है, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना था, ठीक। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले देखा आपने कोई भी दो नंबर्स का रेशियो अगर इसमें से निकाल करके देखें तो रैशनल आ रहा है, क्योंकि जो इर्रेशनल वाली टर्म है पाई वो कट जा रही है, ठीक है, तो उसको अपन ने छोड़ दिया। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप, 9/5, 12/7 और 15/10 का आप एलसीएम निकालोगे। तो कैसे निकालते हैं इनका, तो न्यूमरेटर्स का आपको एलसीएम लेना पड़ता है, 9, 12 और 15 का एलसीएम, और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा 5, 7, 10 का, और बगल में आपको क्या लगाना है, पाई, ठीक है। जो इरेशनल टर्म था उसको एज इट इज रख दीजिए। तो एलसीएम 9, 12, 15 का अभी हमने निकाला था 180, और एचसीएफ 5, 7, 10 का 1, तो आंसर कितना हो गया, 185, ठीक है। तो प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है, चाहे यहां फ्रैक्शंस रहें, बस आप ये इंश्योर कीजिए कि जो रेशियोज है वो रैशनल होने चाहिए, और जो आपके पास इर्रेशनैलिटी वाली टर्म है, जैसे यहां पाई है, यहां √2 है, ठीक है, उसको बाद में बस आपको यहां चिपका देना है, बस और कुछ नहीं करना उसका फाइनल आंसर लिखने के लिए, ठीक है, अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें आप लिख लो, आपने बातें सारी समझ ली हैं, और इसको अब आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। जैसे हमने बात करी थी कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कुछ रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो उसका प्रोसेस हमने लिखा था कि दो मेथड्स थे हमारे पास वहां पे। एक मेथड तो था सीधा आप एवरेज निकालते जाओ, और दूसरा मेथड था वो n+1/n+1 से मल्टीप्लीकेशन वाला, अगर आपके पास न्यूमरेटर्स के बीच में इतना स्पेस नहीं है तो, ठीक है। वैसे ही यहां पे बात हम करने जा रहे हैं कि अगर आपको दो रियल नंबर्स दिए गए हैं और उनके बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब a और b दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, सॉरी रियल नंबर्स हैं, रैशनल जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। a और b दोनों आपके रैशनल नंबर्स दिए गए, यहाँ बल्कि लिख लेते हैं, बिटवीन टू रियल नंबर्स, मैं सॉरी बार बार रैशनल बोल दे रहा हूँ, ठीक है। a और b आपके रियल नंबर्स हैं, और a और b के बीच में आपसे कहा जाता है कि आप n इर्रेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जैसे पिछली बार मेथड 1 मेथड 2 था, तो थोड़ा सा मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग ही एक तरीके से समझिए। यहां पे हम एक टर्म आइडेंटिफाई करेंगे √AB, ठीक है। क्या टर्म आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, √AB। जैसे वहां पे एवरेज होता था a+b/2 के बारे में हमें पता होता था कि भाई a और b का एवरेज है तो बीच में लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि a और b के बीच ये जो टर्म होगी √AB, ये आपका बीच में लाई करेगी ही करेगी, ठीक है बात। तो √AB को आपको यूज करना है, ठीक है, स्पेशली तब जबकि a और b दोनों आपके कैसे हो, पॉजिटिव हो। दोनों आपके निगेटिव होंगे तो यही टर्म आपका -√AB हो जाएगा, ठीक है। a और b अगर आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये आपको यूज करना है इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, और -√AB आपको यूज करना है अगर a एंड b दोनों आपके नेगेटिव हो, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर आपको √AB को किस तरीके से यूज करना पड़ेगा वो अपन अभी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों केसेस को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। a और b आपके दो रियल नंबर्स थे, आपने कहा कि √AB एक ऐसी क्वांटिटी होगी जो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है। तो मैं फर्स्ट केस को डिस्क्राइब कर देता हूं एक बार कि √AB को हम क्यों मान सकते हैं कि बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। तो आप थोड़ी देर के लिए एक प्रूफ टाइप का कह लो, है ना, कि √AB बीच में क्यों एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि आपकी ये जो a और b हैं, इनमें कोई तो बड़ा होगा कोई तो छोटा होगा ही। मान लिया मैंने कि a आपका ग्रेटर देन b है, और ये दोनों कैसे थे, पॉजिटिव थे। a और b दोनों ही कैसे थे, पॉजिटिव क्वांटिटीज थी, ठीक है। अब a और b अगर आपके दोनों पॉजिटिव है, a आपका b से बड़ा है, तो आपको क्या चाहिए होगा कि a आपका इससे बड़ा हो और b आपका इससे छोटा हो, है ना। a और b के बीच में आप कह रहे हो ना √AB है, तो इसका मतलब कि a आपका √AB से बड़ा होगा, ठीक है।
तो ए अगर अंडर रूट ए बी से बड़ा होगा तो ए माइनस अंडर रूट ए बी आपका कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे अगर हम कहें तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव है इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ, निगेटिव रहते तो नहीं लिख पाता, वो भी अपन बाद में देखेंगे। ए माइनस अंडर रूट ए बी अभी हम पढ़ेंगे आगे जब सर्ट्स के बारे में, तो वहां पे इसको स्टडी करेंगे। बट अंडर रूट ए बी को अभी आपको जैसे मालूम है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट ए आपका कॉमन है ना, इसको मैं कह सकता हूँ ना कि ये भी एक तरीके से ए को लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ए का होल स्क्वायर है माइनस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर रूट ए आपका कॉमन हो गया, बाकी बचा आपका रूट ए माइनस रूट बी। अब जैसा हमने पहले कहा था कि अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ए और बी चूंकि पॉजिटिव है तो अंडर रूट ए भी कैसा आया होगा, पॉजिटिव, है ना। और ए बी से बड़ा है तो अंडर रूट ए, भाई अगर 9 4 से बड़ा है तो 9 का जो अंडर रूट आता है वो 4 के अंडर रूट से तो बड़ा ही आता है ना। तो ए अगर बी से बड़ा है तो इसका मतलब उनके स्क्वायर रूट्स में भी अंडर रूट ए बड़ा होगा अंडर रूट बी से। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। और ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होनी ही है क्योंकि अंडर रूट ए आपकी कैसी क्वांटिटी देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा, अनलेस ए इज 0, ठीक है। ए अगर 0 हो जाता तो फिर ये क्वांटिटी 0 हो जाती, बट ये तो हमें मालूम है, ठीक है। तो यहां पे चीज क्या आई कि a माइनस अंडर रूट ए बी आपका कैसी क्वांटिटी दे रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है। तो दिस इज योर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और वहीं पे बात करें अगर हम अब हमें दूसरी चीज क्या दिखानी थी कि अंडर रूट ए बी जो है आपका वो b से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि a और b के बीच में अंडर रूट ए बी है। a बड़ा था तो a शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी एंड b शुड बी लेस देन अंडर रूट ए बी। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ए बी में से हम b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि a और b के बीच में है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी से छोटा है b। तो अगर हम ये दिखा दें कि अंडर रूट ए बी माइनस बी इज पॉजिटिव तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो अंडर रूट ए बी था वो इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करता था। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगेन इसको लिख लिया मैंने अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि रूट बी को अगर मैंने कॉमन लिया तो आई विल गेट रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। रूट बी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। रूट बी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और रूट ए माइनस रूट बी अभी हमने कहा ये भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ए वॉज ग्रेटर देन बी। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ए अंडर रूट ए बी से बड़ा है, ए आपका अंडर रूट ए बी से बड़ा है और अंडर रूट ए बी आपका बी से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी जो है आपकी ये कैसी होगी, ये बीच में लाई करने लगेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ओके। एक और चीज यहीं पे हम स्टडी कर लेते हैं। एक और चीज अपन यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये तो खैर आपके काम की चीज हो गई जो आपको इंसर्शन करना है, लेकिन एक चीज जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूज में आती है वो होता है कि ए और बी का जो आप एवरेज निकालते हो, पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात कर रहा हूं, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ठीक है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो उसके लिए बात की जा रही है अब आगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए और बी अगर आपके पॉजिटिव है तो जो उनका आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एवरेज या फिर उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या होता है, इसको मैंने एएम से शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसको पूरा लिख लो, अर्थमेटिक मीन। तो ये होता है आपका एवरेज a प्लस बी बाई 2, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी आपने अभी इंट्रोड्यूस करी है इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन, जिसको बोलते हैं जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो एम आपका a प्लस बी बाई 2, जीएम आपका अंडर रूट ए बी। अब मैं यहां पे स्टैब्लिश करूंगा कि आपका जो एम आता है, जो एवरेज आता है ना, सिंपल एवरेज जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, वो आपके ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा होता है अगर ए और बी पॉजिटिव है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो।
कंपेयर करने का मतलब है कि अगर मैं इसको a बोल देता हूं, इसको मैं g बोल देता हूं, अगर मेरा a g से बड़ा है तो a माइनस g मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर a मेरा g से छोटा है तो a माइनस g मेरा नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। a माइनस g आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बस ये चेक करना है आपको। ठीक है, अगर a माइनस g पॉजिटिव है तो इसका मतलब a बड़ा है, नेगेटिव है तो इसका मतलब g बड़ा है। ठीक है, तो a माइनस g अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी बाई टू माइनस का अंडर रूट ए बी, है ना। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी डिवाइडेड बाई टू। अब अगर इसको ध्यान से देखें हम तो ये a क्या है, रूट a का होल स्क्वायर, ये क्या है, रूट b का होल स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट a अंडर रूट b डिवाइडेड बाई टू, लिख सकता हूं इसको। तो आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई लिखा है कि नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई लिखा है। तो इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई विच मीन्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब ये स्टैब्लिश होने से क्या आ गया कि भाई किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये रूट ए माइनस रूट बी, इसका स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर ए और बी दो अलग अलग नंबर्स हैं तो भाई किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। ठीक है, इसके जीरो मतलब ये निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसके जीरो होने के जरूर चांसेस हैं। जीरो कब होगा, जब रूट ए और रूट बी बराबर हो जाए। ठीक है, रूट ए और रूट बी कब बराबर होंगे, जब ए और बी खुद ही बराबर हो जाए। सही है बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कह सकता हूं कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी आपकी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, विच मीन्स a माइनस जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, विच सजेस्ट, ठीक है, कि आपका am जो था वो आपके gm से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। किसके लिए बात करी है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए बात करी है। ज्यादा डिटेल में इस पे आपको बहुत सारी इनइक्वालिटीज, बहुत सारी चीजें भी आगे पढ़ाई जाएंगी, बट अभी नहीं। अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे हमने चूंकि ये टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, एक को am बोलते हैं, एक को gm बोलते हैं। am आपका gm से हमेशा बड़ा होता है, तो am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ये आपको इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे प्रूव किया वो भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, ये थिंकिंग प्रोसेस है जो आपको डेवलप करने होते हैं। ठीक है, ये आपके जेई में भी आपका पूछा जाता है, एएम जीएम से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इससे हर साल। ठीक है, लगभग मान लीजिए एक क्वेश्चन रहता है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट जितने जल्दी आप उसको समझ लें उतना अच्छा है आपके लिए। तो एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम आपका स्टैब्लिश कर दिया हमने फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव नंबर्स है ए और बी तो उनका एम उनके ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा या बराबर होगा। अब बराबर कब होगा इस बात को भी आप समझ लिए कि बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब यहां इक्वल टू जीरो आएगा, है ना, a माइनस जी जब इक्वल टू जीरो आएगा। और इक्वल टू जीरो आने के लिए रूट ए और रूट बी को बराबर होना पड़ेगा। और रूट ए रूट बी कब बराबर होंगे, जबकि a और b दोनों आपस में बराबर हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पे आप लिख सकते हो कि वेयर इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है, वेयर इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के बारे में, होल्ड्स when a इक्वल टू बी, ए और बी जब आपके बराबर होंगे तो उनका am और gm आपस में बराबर आएंगे। तो ये इनइक्वालिटी है, फेमसली टोल्ड एज am gm इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आपको क्या पता चला, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसका एक्सटेंशन होता है इवन की कितने भी नंबर्स के लिए ये बात ट्रू होगी, बट उसके बारे में अभी नहीं। अभी सीधा सीधा हम सिर्फ दो नंबर्स के लिए समझते हैं कि दो नंबर्स का am आपके gm से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अगर वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। बराबर कब होगा, जबकि जो दोनों इन्वॉल्व नंबर्स a और b हैं वो दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये टर्म का पहले इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे समझ लिया, अंडर रूट ए बी का। अब हम जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल समझते हैं। अब नेक्स्ट देखो, आप जैसे मान लो आपको अगर इसमें
2 and 5 है मान लो, है ना, और उसके बीच में कहा जाए कि इरेशनल नंबर्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं, तो एक इरेशनल नंबर आप बिल्कुल आराम से ले सकते हो अंडर रूट ए बी के साथ। अंडर रूट ए बी मतलब a और b का मल्टीप्लीकेशन किया 2 और 5 का, तो रूट 10 आपका बीच का एक नंबर हो गया। जैसा हम रैशनल टर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते थे कि बार बार एवरेज निकालते जाओ, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, है ना। यहाँ पे अभी चूंकि आपको शर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है, इसलिए अपन भी बहुत लिमिटेड ही देखेंगे कि 2 and 5 का अगर आप निकालना चाहो कि एक रैशनल नंबर, तो रूट 10 से काम चला सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मान लीजिए कि -2 and -5 होता, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, बस वही ये रूट 10 तो आपको लिखना ही है, लेकिन बस नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, ठीक है, तब ये टर्म जो है आपके बीच में आ जाएगी। आप समझ भी सकते हो रूट 10 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, दिस इज -3 पॉइंट समथिंग विच विल लाई इन बिटवीन -2 and -5, ठीक है। और इस तरीके के और भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मान लीजिए दे दिया जाए 9 and 4, ठीक है। अब 9 and 4 में चक्कर क्या आ जाएगा कि जब आप अंडर रूट ए बी निकालोगे तो विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 तो क्या हो गया, फिर 6 के बराबर हो गया, रैशनल क्वांटिटी हो गई, वो तो इरेशनल हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब उससे काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो 9 and 4 के बीच में अगर हम एक नंबर लेते हैं तो वो क्या आ रहा है, अंडर रूट 36 आ रहा है, विच विल बी इक्वल टू 6। अब इससे काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम 9 and मतलब ये 9 है, ये 4 है ना, इनके बीच में आपको मिला ना 6, काम का नहीं था बट बीच में मिला, ठीक है। तो जैसे आप बार बार एवरेज निकालते थे, वैसे ही बार बार आप एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए चले जाओ। मतलब 9 और 6 के बीच का अगर हम फिर से अंडर रूट ए बी निकालते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, वो 4 और 9 के बीच ही लाई करेगी, बिकॉज इट इज इन बिटवीन 6 and 9, है ना। तो 9 और 6 के बीच में एक इरेशनल नंबर अगर हमें इंट्रोड्यूस करना हो तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 54। और सिमिलरली 6 और 4 के बीच में अगर हमें एक इंट्रोड्यूस करना हो तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 24। तो हम कह सकते हैं कि 9 से छोटा होगा अंडर रूट 54, उससे छोटा है 6, जो कि हमारे काम का नहीं है, नहीं मान रहे हम उसको इरेशनल नंबर, ठीक है। बट रूट 54 हमने एक इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके बाद है आपका रूट 24, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, और इसके बाद है आपका 4। 2 इरेशनल नंबर्स इस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस कर लिए। तो जैसे ही आप शर्ट्स के और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां से आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बारे में शर्ट्स का आइडिया हो जाएगा, तो अब मल्टीपल टाइम सेम प्रोसेस रिपीट करके हम रिजल्ट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको अंडर रूट ए बी पे फोकस करना है। अंडर रूट ए बी अगर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, मतलब ए बी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है और अंडर रूट ए बी एक रैशनल क्वांटिटी हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको फिर से उनके बीच के अंडर रूट ए बी पे फोकस करना है। ये जो टर्म्स आएंगी वो भी क्या होंगी, गिवन नंबर्स के बीच के ही इरेशनल टर्म्स होंगे, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड वे में, लेकिन हाँ, इरेशनल नंबर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इरेशनल नंबर्स किस तरीके से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। तो आपने एनसीईआरटी वगैरह में आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न दे रखा है, बट हम एक ऐसे जनरल मेथड की बात करेंगे जो कि हर एक टाइप के रैशनल नंबर्स को, सॉरी इरेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस कर सके, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, ठीक है। हम एक कॉमन मेथड की बात करेंगे, ठीक है। रूट 2 रूट 3 के लिए आपको अलग अलग मेथड्स मिले हुए हैं, रूट 5 के लिए आपको मेथड्स मिले हुए हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट अपन एक जनरल मेथड की बात करेंगे जो कि हर एक अंडर रूट ऑफ 7.3 बार भी निकालना हो तो उस पर आपका काम कर जाए। तो इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स तो आपके 5 रेज़ टू पावर 1/3, 17 रेज़ टू पावर 1/4, ये सभी भी आपके कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स ही हैं, है ना। बट हम यहाँ पे उन सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जो हमारे काम की चीज है वो सिर्फ इतने तक ही हो सकती है जो कि रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना हो। अब वहां एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स आपका मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ, अगर आप उसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो तो फिर ठीक है। अंडर 17 की पावर 1/4 है तो उसको हमने अंडर रूट ऑफ समथिंग लिख लिया, ठीक है, डेसिमल के टर्म्स में ही, तो वहां तक ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पे फोकस करेंगे कि हम अंडर रूट एक्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अंडर रूट एक्स को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन जो है रैशनल नंबर्स का, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है अंडर रूट एक्स का, ठीक है।
अब x आपका कुछ भी हो सकता है, x आपका कोई डेसिमल भी हो सकता है, कोई रेकरिंग डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके का अगर है तो उसको कैसे प्लॉट करना है इसको अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जैसे देखिए आपको जो मेथड्स बताए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर आपको √5 आपको प्लॉट करना है या √2 आपको प्लॉट करना है, जो एनसीईआरटी के सिंपल मेथड्स है उनमें क्या करते हो आप, जैसे सपोज √2 को प्लॉट करने की बात आती है, तो √2 को प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हो, तो हमने नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन पे हमें ये मान लीजिए 0 है, ये आपका 1 है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 2 है, ऐसे करके नंबर्स आपके हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप √2 के 2 हिस्से कर लेते हो, √1 + 1, और उसके लिए आप सोचते हो कि अगर 1 यूनिट का अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं 1 यूनिट साइड का तो अपना काम बन सकता है। तो 0 1 है ना, ये लेंथ आपने यूज करी 1 यूनिट, और इसी लेंथ की आप इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हो 1 यूनिट लेंथ की, तो 1 यूनिट लेंथ की आपने एक और परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्क्वायर क्रिएट होगा, और इस स्क्वायर में जो डायगोनल क्रिएट होगा वो कितना होगा, √2 लेंथ होगी उसकी, ठीक है। अब इस √2 लेंथ को अगर हम ये जो हमारा 0 है पॉइंट, वहां से √2 लेंथ की एक आर्क क्रिएट करते हैं, और इस आर्क को हम कंसीडर करते हुए नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर देते हैं। तो ये आपका क्या नंबर बनाएगा, ये आपका बन गया, ये लेंथ √2 थी, और अगर उसी आर्क को हमने यहाँ पे मेंशन किया तो इसका मतलब ये जो पॉइंट क्रिएट होगा ये 0 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, √2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे होगा, और इसलिए ये वाला जो मार्क है आपका OA, ये कितनी यूनिट्स रिप्रेजेंट करेगा, √2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका मतलब ये जो A पॉइंट है वही √2 की करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। √5 के लिए भी सिमिलरली आपके पास होता है कि √5 का अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो √5 रिप्रेजेंट करने के लिए आप, ये 0 है आपके पास, ये मान लीजिए 1 था, ये आपका मान लीजिए 2 था, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो √4 + 1, और इसके लिए अगर हमने एक रेक्टेंगल टाइप का क्रिएट किया कि ये लेंथ अगर आपने 2 यूनिट्स ले ली, और उसके साथ में आपने यहाँ पे एक 1 यूनिट लेंथ एक और ऊपर की ओर खींच दिया, और एक यहाँ से रेक्टेंगल आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का डायगोनल कितनी लेंथ का हो जाएगा, √5 है ना, ये लेंथ आपकी 2 यूनिट्स है और ये लेंथ आपकी 1 यूनिट है, तो आपके पास जो डायगोनल होगा वो कितने का हो जाएगा, √5 यूनिट्स का हो जाएगा। ये 0 के साथ हम इस पॉइंट के लिए एक आर्क क्रिएट करेंगे, और इस आर्क के साथ अगर हम मेंशन करके यहाँ पे कट कर देते हैं नंबर लाइन को, तो आपके पास ये जो पॉइंट क्रिएट होगा वो क्या आ जाएगा, √5 वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो A पॉइंट है, दिस विल रिप्रेजेंट OA = √5 यूनिट्स, और नंबर लाइन इट विल रिप्रेजेंट नंबर √5। तो ये आपके पास √2 और √5 के कंस्ट्रक्शंस इस तरीके के कुछ सिंपल दिए हुए हैं। तो इनसे ज्यादा हमें बेसिकली √x पे फोकस करना है। अब x वहां पे, जैसा मैंने पहले भी कहा, 7.3 बार भी हो तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, स्टेप वाइज हम प्रोसेस एक बार देखेंगे। एक और यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम √3 को, है ना। √3 अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको बनाना रहता है तो उसके लिए भी आपके पास क्या मेथड है कि ये आपने √2 यूनिट्स बना लिए हैं, है ना। ये लेंथ आपकी, अगर मैं इसको P बोल दूं तो यहाँ पे P आपका O से या 0 से कितनी डिस्टेंस पे है, √2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब अगर 1 यूनिट लेंथ की अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच देता हूँ इसके, ठीक है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर मैंने 1 यूनिट लेंथ की एक और लाइन खींच दी, तो 1 यूनिट लेंथ की एक और लाइन आपने यहाँ पे सपोज खींच दी, ठीक है, ये आपकी 1 यूनिट लेंथ, √2 ये है, 1 ये है, तो फिर आपके पास ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लो मैंने Q बोल दिया, तो OPQ का जो OQ बनेगा, जो हाइपोटेनस होगा, एक तरीके से हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आएगी, √3 आएगी। तो आप कह सकते हो कि ये लेंथ √3 हो गई। अब आप OQ मतलब यहाँ 0 से Q तक की आर्क ले करके अगर आप कुछ फिर से मेंशन करते हो, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, OB, ये आपके √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी आपके पास तरीका था कि आपके पास जो ये
√2 आपने बना रखा है, उस पर 1 यूनिट लेंथ आपने ऊपर खींच दिया, तो आपके पास जो हाइपोटेनस क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, √3 यूनिट्स का क्रिएट हुआ। और √3 यूनिट्स की डिस्टेंस को आर्क लेकर के आपने नंबर लाइन पे मेंशन कर दिया। तो ये आपके कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में गिवन है। अब अपन उस कॉमन मेथड की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो रियल नंबर्स को हमने जब प्लॉट किया था तो हम कम से कम x के बारे में तो हम समझ गए हैं कि x अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, x अगर कोई रियल नंबर है तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम √x की जब बात कर रहे हैं तो x हमारा कैसा होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, x हमारा रियल नंबर का एलिमेंट होगा, x बिलोंग्स टू R। तो अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपने सबसे पहले x को नंबर लाइन पे मार्क कर लेना है। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए मुझे प्लॉट करना है √2.7, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले ये नंबर लाइन है सपोज 0 1, ठीक है, 2 3, तो आपके पास मान लो 2.7 यहाँ कहीं आपने मार्क कर लिया रियल नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे आपके पास 2.7 वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ये डिस्टेंस होगी, ठीक, इसको मैं P मेंशन कर देता हूँ। तो इस OP डिस्टेंस का, इसको मैं 0 भी कह सकता हूँ, ओरिजिन भी, मतलब O भी कह सकता हूँ। तो इस OP डिस्टेंस का आपने क्या करना है, एक फिर से मार्क कर देना है कहीं पे अलग से, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको 2.7 मिल गई, इस 2.7 यूनिट्स को आप यहाँ पे प्लॉट कर दो, ठीक है। मान लो ये आपका 2.7 यूनिट्स है, ठीक। एक एंड इसका A कर दो, एक एंड इसका B कर दो, और यहाँ पे 2.7 है, ठीक है, ये AB यूनिट आपकी 2.7 की है। तो यहाँ बेसिकली हम x इक्वल टू 2.7 कंसीडर कर रहे हैं, और उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज योर x, ठीक है। AB आपके पास x यूनिट आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है, इतनी डिस्टेंस उठा करके यहाँ पे रख दी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि B से आप 1 यूनिट आगे बढ़ जाओ, ठीक है, इसी लाइन को मेंटेन रखते हुए B से आप 1 यूनिट आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लो, 1 यूनिट और आगे, ठीक है। तो यहाँ C आ जाएगा और ये 1 यूनिट हो गई, ठीक है। ये x था, ये आपने 1 यूनिट और अपनी ओर से बढ़ा लिया, BC डिस्टेंस 1 यूनिट की प्लॉट कर ली। अब क्या करना है आपको, ये जो AC है, AC का आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब AC का मिड पॉइंट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली मेंशन कर लो AC, ठीक है। इसका मिड पॉइंट आप अगर निकालते हो तो मान लो यहाँ कहीं आ जाएगा, मान लो, ठीक है, ये इसको मैंने O बोल दिया, ठीक है, AC का मिड पॉइंट। और देखो अब ये x था, ये 1 था, तो टोटल AC कितना हुआ, x + 1। तो OA कितना होगा, उसका हाफ, तो OA डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी, OA डिस्टेंस है आपके पास x + 1/2, और OC डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, x + 1/2, ठीक है। OA डिस्टेंस x + 1/2, OC डिस्टेंस भी आपकी कितनी है, x + 1/2 है। तो अब O से A को, ठीक है, ऐसा आर्क लेकर के, OA आर्क लेकर के, O को सेंटर लेकर के अगर हम एक सेमी सर्कल कंप्लीट करें, O को सेंटर लिया, A तक आर्क ली, और यहां से हमने एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है। OA मतलब ये AC जो है एक तरीके से डायमीटर है, दैट मींस OA या फिर OC विल वर्क एज रेडियस। तो O को सेंटर माना हमने, और वहां से OC और OA को रेडियस लेकर के एक हमने सेमी सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है, ठीक। और अब नेक्स्ट एक स्टेप बस बचता है, क्या, अभी हम समझेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा अगले स्टेप के साथ ही। B पे हम एक इस AC लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, B पे हम एक लाइन खींचें जो कि AC के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। B पे हमने एक लाइन खींची जो कि AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसने मान लीजिए यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया, ठीक है। तो अब आप जरा सा देखो इस चीज को कि अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, OQ डिस्टेंस, OQ डिस्टेंस कितनी होगी,
ओ ए के बराबर ही होगी ना भाई, रेडियस ही है ना ये, इस सर्कल का रेडियस है, चाहे ओ ए कहें चाहे ओ क्यू कहें। तो ओ क्यू के बारे में हम बोल सकते हैं कि आवर ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ओ बी कितना होगा, तो आप देखो ओ सी है, ठीक है, ओ बी की बात कर रहे हैं, तो ओ सी माइनस बी सी बोल सकता हूं। तो यहां पे आपके पास है x प्लस 1/2 और BC आपका कितना है 1, तो दिस विल गिव यू x माइनस 1/2 है ना। तो ये आपका x माइनस 1/2 है, ये आपका x प्लस 1/2 है। अब बाकी बचा आपका BQ, ठीक है। क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा कि ये जो हम x डिस्टेंस मार्क किया है हमने AB, B से आगे 1 यूनिट बढ़ जाओ, तो ये 1 यूनिट इधर चले गए, C पॉइंट आपने मेंशन कर दिया उसी लाइन पे। तो AC आपके पास x प्लस 1 हो गया, तो यहां बचा आपका x प्लस 1/2, मतलब मिड पॉइंट को मेंशन करने के बाद x प्लस 1/2 x प्लस 1/2, ठीक है। OA को रेडियस लेकर के आपने एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया, और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था कि B पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्टेप जो है आपका आपको मिल जाएगा, बट यहाँ पे अपन बस इसको देख लेते हैं एक बार प्रोसेस, ठीक है। यही प्रोसेस आपको करना है, उसी के स्टेप वाइज मैं पॉइंट वाइज उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो कर दूंगा। तो आपके पास क्या पता चला कि ये सेमी सर्कल बनाने के बाद आपने बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर लाइन जो कि यहाँ पे बस आपने परपेंडिकुलर एक ऐसे ड्रॉ कर लिया है, उसने क्यू पे आकर के इंटरसेक्ट किया। तो अब ओ बी क्यू वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओ क्यू लेंथ x प्लस 1/2 है, बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए विच इज रेडियस, है ना। ओ बी की बात करनी थी, तो ओ बी आपका कितना आया, ओ सी माइनस बी सी, जो कि आपका कितना हो गया x माइनस 1/2। तो अब आपको बी क्यू लिखना है, ठीक है। बी क्यू की अगर आप लेंथ डिस्कस करें तो बी क्यू की लेंथ कितनी आएगी आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं इसको कि बी क्यू की लेंथ कितनी आने वाली है। तो पाइथागोरस यूज कर लीजिए कि बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हाइपोटेनस है ओ क्यू और ये है आपका ओ बी, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर इज एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब बी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √x के बराबर। तो बी क्यू लेंथ मतलब ये वाली जो लेंथ आपकी है यही आपका मेन काम की लेंथ है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, √x को। आपको इसी √x को मार्क करना था, तो आपको एक लेंथ मिल गई कि भाई ये वाली लेंथ जो है आपकी √x का काम करती है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ आप उठाइए और इसको ले जाकर के यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली लेंथ आपने उठाई, ठीक है, जैसे भी मतलब कंपास वगैरह से या फिर जैसे भी करके अगर आपने ये लेंथ उठाई और ये लेंथ उठा करके आपने यहाँ पे मार्क कर दी, ठीक है। तो आपके पास ये जो बेसिकली, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे अगर आपने इस लेंथ को लेकर के, ठीक है, बी को सेंटर लिया और ये वाली लेंथ आपने उठा करके एक आर्क कंप्लीट किया, ठीक है। जैसे यहाँ बी को सेंटर ले और यहाँ से हम एक आर्क कंप्लीट कर लें, तो ये जहाँ पे भी आकर के सपोज डी पे कट करेगा, तो ये जो बी डी डिस्टेंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, √x को रिप्रेजेंट करेगी। तो दैट मीन्स कि बी क्यू इज इक्वल टू √x और बी डी भी क्या होगा फिर √x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होगा किसी भी √x के लिए जहाँ x आपका कोई एक रियल नंबर है, ठीक है। करना क्या है, आपको रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स के बारे में पता है कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं। x आपका रियल है, x आपका रैशनल भी है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना था, सबसे पहले आपको x डिस्टेंस उठा करके प्लॉट करनी थी, x, फिर 1 यूनिट आगे बढ़ जाना था, ठीक है, मिड पॉइंट मार्क करना था, ठीक है, ठीक है, x प्लस 1/2 इधर, x प्लस 1/2 इधर, एक सेमी सर्कल कंप्लीट करना था o को सेंटर लेकर के, और उसके बाद हमें क्या करना था, b पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी थी। तो हमारा ये जो लेंथ था ये x प्लस 1/2 हो गया था, है ना, और ये वाली लेंथ आपके पास x माइनस 1/2 आ गई थी। तो ये x प्लस 1/2, ये x माइनस 1/2 विच इज क्रिएटिंग दिस बी क्यू एज √x। अब ये √x हमारा एक रेफरेंस हो गया, इसको जैसे चाहे वैसे प्लॉट कर सकते हैं कि दिस डिस्टेंस विल रिप्रेजेंट √2.7 इन दिस केस।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वो स्टेप वाइज प्रोसीजर आपको मतलब शो हो जाएगा, उसमें आप लिख सकते हैं एक एक पॉइंट की क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉमन प्रोसेस है जो किसी भी, अगर x कुछ भी आपने रैशनल लिख दिया तो आप उसको प्लॉट कर पाना आपके लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जो स्टडी करनी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल।